क्लास 12th की जेनेटिक सीरीज़ में आज है लेक्चर 5। और अब तक जो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या समझा था कि मेंडल ने एक जीन की वंशागति के लिए या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को समझने के लिए कि एक जीन किस तरह से पेरेंट्स से उसकी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है और वो जिस लक्षण को कंट्रोल करता है वो लक्षण किस तरह से एक्सप्रेस होता है और कौन सी जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, किस अनुपात में एक्सप्रेस होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस आज का मेन ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर 5 का। तो बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे आता है कि अब तक जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट हुए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जितने से मतलब है कि 7 करैक्टर मेंडल ने चुने थे और 7 करैक्टर पर मेंडल ने हर एक करैक्टर के साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के एक्सपेरिमेंट किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है पता ही आपको, जब एक लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराते तो हो जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि मोनो का मतलब क्या है एक। तो सभी लक्षण पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल ने जो भी ऑब्जर्वेशन नोटिस किया या जो भी इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट किया उनको 2 लॉ में या 2 नियम के रूप में प्रतिपादित किया या सामने पेश किया। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बाद में बात करते हैं, पहले डोमिनेंस को समझते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है, पहले देखो डोमिनेंस शब्द को ही समझो। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, डोमिनेट करना किसी चीज़ को। और डोमिनेट कब करोगे, जब ए और बी दोनों साथ होंगे। अगर हम कहते हैं कि ए बी को डोमिनेट कर रहा है मतलब इसको दबा रहा है और खुद को सामने ला रहा है। कब ला रहा है, जब ये इसके साथ है तभी ला रहा है ना। तो इसका रिलेशन कहाँ से बैठता है, तो यही बताया मेंडल ने कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक लक्षण जो हमने एक्सपेरिमेंट किए वो ये देखा कि हर एक लक्षण हर एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, हर एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं। डिस्क्रीट्स का मतलब होता है सेपरेट यूनिट होती है। मेंडल इनको नाम दिया था फैक्टर। आज की टाइम पे हम इनको बोलते हैं जीन। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि हर एक लक्षण किसी भी प्राणी में, या तो हम सिर्फ मटर पौधे की बात कर रहे हैं, हर एक प्राणी में हर एक जीव में जीन प्रेजेंट रहते हैं और हर एक जीन एक पर्टिकुलर लक्षण को कंट्रोल करता है। और ये जो जीन होते हैं या जो फैक्टर्स होते हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। पेयर की फॉर्म में जैसे मेंडल ने टॉल प्लांट में बोला था कि पौधे का जो लंबाई का लक्षण है वो जिस जीन के द्वारा नियंत्रित होता है उसको कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये फैक्टर्स या ये जीन पेयर की फॉर्म में होते हैं तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, कैपिटल टी, इसलिए सिंगल ना लिख के हम इसको डबल पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। और इसी तरह से चाहे वो टॉल प्लांट हो या ड्वार्फ प्लांट हो, दोनों में हम इसी तरह से करते हैं। जैसे इसका कैपिटल टी हो गया, इसका स्मॉल टी हो गया। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बताया कि प्रभावता के नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब 2 जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एक साथ का मतलब होता है जैसे एक साथ तो कैपिटल टी भी है, एक साथ तो स्मॉल टी भी है। ठीक, बट ये दोनों सिमिलर हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हम लिख दें तो यहाँ पे दोनों क्या है, डिसिमिलर हैं। तो प्रभाविता का नियम यही बताता है कि जब 2 जीन डिसिमिलर पेयर में होते हैं तो एक मेंबर दूसरे पर डोमिनेट हो जाता है। और यहाँ पे डोमिनेट कौन हो रहा है, कैपिटल टी किसको डोमिनेट कर रहा है, कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है स्मॉल टी को। और यही वजह थी कि पहली पीढ़ी में मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए थे, यहाँ पे आपने देखा होगा ये कि पहली पीढ़ी A1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जब एक करैक्टर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स या जीन डिसिमिलर फॉर्म में होते हैं तो कई केसेस में हमने ये देखा है कि एक मेंबर या एक जीन दूसरे जीन पर डोमिनेट हो जाता है। और जिस पर डोमिनेट होता है उसको रिसेसिव बोलते हैं और जो डोमिनेट करता है उसको डोमिनेंट बोल देते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और स्मॉल टी क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। हिंदी में इनको कहते हैं प्रभावी और अप्रभावी। ठीक, बात आ गई समझ में। इसी से निकला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब जब आप एकेडमिक में अगर कोई क्वेश्चन आता है 3 या 5 नंबर में, या तो आप कैसे लिखोगे,
सिर्फ ये 3 पॉइंट नहीं लिखने हैं कि हर एक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर यूनिट के द्वारा कंट्रोल होता है जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं, या और सभी फैक्टर्स पेयर्स की फॉर्म में रहते हैं। जब वो डिसिमिलर फॉर्म में होते हैं तब उसमें एक मेंबर दूसरे पर डोमिनेट कर देता है। इसके बाद की पिक्चर ये भी है कि इसके बाद की पिक्चर में आपको ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना है। फॉर एग्जांपल जैसे टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया तो ये पेरेंट जनरेशन हो गई। इनके जब गैमीट बनेंगे इनके जब गैमीट बनेंगे तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो जीन है वो अलग हो जाएंगे। अब अलग होने के बाद भी दोनों सिमिलर हो रहे हैं, कैपिटल डी कैपिटल। तो F1 PD में चाहे ये इसके साथ क्रॉस करे चाहे ये क्रॉस करे, बनना हाइब्रिड फॉर्म में ही है, कैपिटल डी स्मॉल टी बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से F1 जनरेशन आ गई। अब इसी तरह से जब हम F1 जनरेशन के दो पौधों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जब गैमीट बनते हैं तो वहाँ पे पिक्चर अलग सामने आती है। वो क्या पिक्चर सामने आती है कि यहाँ पे एक कैपिटल डी बन रहा है, एक स्मॉल टी बन रहा है। दोनों के दोनों गैमीट क्या हैं, डिसिमिलर हैं या अलग अलग हैं, डिफरेंट हम कह सकते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं कि अलग अलग गैमीट बन रहे हैं, अलग अलग गैमीट। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले पौधे में भी क्या होगा, अलग अलग गैमीट बनेंगे। तो जब F2 जनरेशन आएगी तो उसमें हमें क्या मिलेगा, इनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराने के बाद में, सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद में, नॉट क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो हमें एक प्योर टॉल दिखेगा, क्योंकि कैपिटल टी तो प्योर टॉल ही बनाएंगे। और कैपिटल टी स्मॉल टी हमेशा हाइब्रिड बनाते हैं, तो यहाँ भी बन रहा है, और यहाँ स्मॉल टी प्योर बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसका रेशियो क्या निकल के आता है, ये यहाँ पे जो आपको बताया गया है, ये बताया गया है कि कुल मिला के 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मान लो ये है नर पौधा और ये है मादा पौधा। नर पौधे के अंदर 2 अलग अलग गैमीट ये बने और मादा के अंदर ये बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पॉसिबिलिटी बेसिकली होता है क्या है, नर पौधे का जो पॉलन है वो ट्रांसफर होता है मादा पौधे पे, यही तो होता है। ठीक है, तो उस पॉलन के जरिए जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक ही जाएगा, दोनों की 50% पॉसिबिलिटी है। अगर कैपिटल टी जाता है तो कैपिटल टी किसके साथ करेगा, इन दोनों के साथ फर्टिलाइज करेगा। दोनों का मतलब है यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पे भी 2 गैमीट बन रहे हैं ना। तो हम चारों पॉसिबिलिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर यहाँ से कैपिटल टी गया और यहाँ पे कैपिटल टी से मिला तो बनेगा गैमीट ये, जिसको हम कहते हैं प्योर टॉल। और अगर यहाँ से कैपिटल टी गया और यहाँ से स्मॉल टी के साथ मिला तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको हम हाइब्रिड टॉल कहते हैं। सेम कंडीशन दूसरे के साथ भी होगी कि स्मॉल टी जब कैपिटल टी से मिलेगा, सेम नहीं है, अलग है, तो बनेगा हाइब्रिड टॉल। और जब ये स्मॉल टी से मिलेगा तो बनेगा प्योर ड्वार्फ। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो लक्षण जो F1 PD में सामने नहीं आया था ड्वार्फ वाला, वो यहाँ पे सामने आ गया। फिर आपको करना है क्या है, फिनोटाइप और जीनोटाइप यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, कि टॉल प्लांट आपको कितने दिखे और ड्वार्फ प्लांट कितने दिखे। तो बाहर से देखने में तो आपको 3 टॉल दिखेंगे, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। तो हम क्या लिख देंगे, टॉल प्लांट है 3, ड्वार्फ सिर्फ 1 दिखा तो हम 1 लिख देंगे। अब जीनोटाइप की बात आती है। जीनोटाइप मतलब जीन का टाइप क्या है, दोनों सेम है या दोनों अलग हैं, क्या है। तो हम देख लेते हैं, कैपिटल टी हमें एक ही मिला है, तो कैपिटल टी एक ही है, 1 लिख दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 देखे तो 2 लिख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी के नीचे। स्मॉल टी 2 नहीं दिखे हैं, हमें सिर्फ 1 ही दिख रहा है, तो उसके नीचे 1 लिख दिया। तो जीनोटाइप का जो रेशियो होता है 1:1 होता है, और फिनोटाइप का रेशियो निकल के आता है 3:1, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, एज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पहले हम बात कर चुके हैं। जब दोनों जीन सेम होते हैं तो होमोजाइगस होता है, और डिफरेंट होते हैं तो हेट्रोजाइगस होता है। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। आगे हम इसका एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि सारी स्पीसीज में ही ऐसा हो कि 2 ट्रेड्स जब एक साथ हों तो एक दूसरे पर डोमिनेंट हो जाए। कई बार नहीं भी होता है, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, जिसको हम समझेंगे अगले लेक्चर में।